हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भारत के परिप्रेक्ष्य में और वो समाचार जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज का कार्यक्रम विशेष है। विशेष इस तरह से है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे आपको ये बहुत साफ साफ अंदाज हो जाएगा कि अमेरिका और ईरान का इस क्षेत्र में क्या टकराव है। ये बात बहुत ही एक बेहतरीन एक डॉक्यूमेंट है जो व्हाइट हाउस ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। बात खाशोगी के जो हत्या हुई है उसके बाद जो CIA की रिपोर्ट जिसमें यह बताया गया है कि ये बगैर मोहम्मद बिन सलमान के आदेश के नहीं हुआ, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात, अपने रिलेशंस बाकी रखने की बात जो कही है, जो उन्होंने रीजंस बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरी व्यूअर्स से, दर्शकों से दरखास्त है कि आज कार्यक्रम कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये मालूम हो सके कि इस क्षेत्र में टकराव किस बात पर है और क्यों है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने CIA की जो जमाल खाशोगी की हत्या में क्राउन प्रिंस MBS को जिम्मेदार ठहराने के बाद भी सऊदी अरब के साथ अपने संबंध बनाए रखने की घोषणा की है। व्हाइट हाउस से जारी 630 शब्दों पर आधारित वक्तव्य की शुरुआत बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है और ईरान का जिक्र सबसे पहले है। इस स्टेटमेंट में कहा है कि ईरान इस क्षेत्र में सारी गड़बड़ी का जिम्मेदार है। वक्तव्य में ऊपर लिखा है अमेरिका फर्स्ट, यानी हमारे फैसले में अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा सेंटेंस है दुनिया बहुत खतरनाक जगह है। आप समझिए कि विश्व को और अमेरिकी जनता को डोनाल्ड ट्रंप क्या बताना चाह रहे हैं। ये एक तरह से खौफ बिठा करके, डर बिठा करके अपनी उस पॉलिसी पर चलना चाहते हैं। बयान के शुरू में कहा गया है कि उदाहरण के तौर पर, बिल्कुल इसी तरह से शुरुआत है, मैंने इसका ऑलमोस्ट ट्रांसलेशन किया है, बहुत ही केयरफुल ट्रांसलेशन है। और जो बात व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में कही गई है, जो आपको वेबसाइट पे जो नजर आ रहा होगा ये स्क्रीन पर, ये वेबसाइट के पहले पेज का स्क्रीनशॉट है, उसे आप गूगल करके भी देख सकते हैं। उसमें कहा गया है कि उदाहरण के तौर पर ईरान यमन में सऊदी अरब के खिलाफ खूनी प्रॉक्सी यानी परोक्ष युद्ध के लिए जिम्मेदार है। उसमें यह कहा गया है कि यमन का में जो कुछ चल रहा है उसका ईरान जिम्मेदार है। उसके आगे कहा है कि लेबनान में आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह का समर्थन करता है। इराक के लोकतंत्र स्थापित करने के नाजुक प्रयास को अस्थिर करने के प्रयास कर रहा है। यह भी आरोप ईरान पर है। उसके बाद जो कही गई है वो कहा है कि सीरिया में तानाशाह बशार अल असद को बढ़ावा दे रहा है, जिसने अपने ही दसियों लाख नागरिकों की हत्या की है। ये सारे एक तरह से चार्जशीट है ईरान के खिलाफ। उसके बाद इसी प्रकार आगे कहा है कि ईरानियों ने मध्य पूर्व एशिया में कई अमरीकियों और अन्य निर्दोष लोगों को मारा है। फिर आगे कहा है कि ईरान खुलेआम और जोरदार तरीके से कहता है अमरीका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद, जिसे मैं बताऊं आपको फारसी में कहते हैं मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इजराइल। ये मैंने हिंदुस्तानी में ट्रांसलेशन किया है जिसमें मुर्दाबाद कहा है। ईरान को आतंक का दुनिया का अग्रणी यानी सबसे बड़ा प्रायोजक माना जाता है। यह भी व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में कहा गया है। ये बातें व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में कही गई हैं। ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकी सरकार का जहन आपको पढ़ने में आसानी होगी कि ईरान से टकराव किस बात पर है। आगे व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में कहा गया है कि दूसरी तरफ यदि ईरानी यमन छोड़ने को राजी हो जाएं तो सऊदी अरब खुशी से यमन से वापस आ जाएगा। आज तक किसी इंटरनेशनल एजेंसी ने या इवन अमेरिका ने भी
या खुद सऊदी अरब ने भी ये कहीं नहीं कहा कि यमन में ईरानी लड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि ईरानी अगर वहां से वापस आ जाएं। हां, एक आरोप सऊदी अरब अक्सर लगाता है कि जो मिसाइल हूथी इस्तेमाल कर रहे हैं सऊदी अरब के खिलाफ वो ईरान सप्लाई करता है, जिसको ईरान ने भी इनकार किया है। और हूथी खुद अपनी फैक्ट्री के बहुत से फोटो अपनी वेबसाइट पर छाप चुके हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर बनाते हैं। लेकिन ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। हथियार कहीं से आते हैं, कहीं से लड़ना होता है। अगर एक तरफ दुनिया के सारे देश, सारा वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका सब हथियार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी हो सकता है कहीं से हथियार आ रहे हों। जंग बगैर हथियारों के नहीं हो सकती, अपने भी बनाए हुए हो सकते हैं, बाहर से भी आए हो सकते हैं। इसमें चर्चा में मैं नहीं जाता। उसके आगे सऊदी अरब का फिर आगे कहा है कि सऊदी अरब वहां तत्काल आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करेगा। यानी ईरान चला जाए, वहां से सऊदी अरब भी वापस आ जाएगा और सऊदी अरब वहां इंसानी मदद के लिए तैयार है, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। इसके बाद ये कहा है कि इसके अतिरिक्त सऊदी अरब कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने में अरबों डॉलर खर्च करने पर सहमत हो गया है। यानी ट्रंप की नजर सऊदी अरब के अरबों डॉलर पर नजर है, ताकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जो जिस तरह से भी आतंकवाद है वो एक अलग एक चर्चा का विषय है, उसके लिए हथियार वो खरीदता रहे और उनके अपना खजाना भरता रहे। आगे फिर उसमें कहा है कि पिछले साल सऊदी अरब से, फिर आगे स्टेटमेंट का हिस्सा है, पिछले साल सऊदी अरब से लंबी बातचीत के बाद वो सऊदी अरब अमेरिका में 450 अरब डॉलर खर्च करने और निवेश करने पर सहमत हो गया है। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, 450 अरब डॉलर, आप समझ लें कितनी बड़ी रकम है। उसके बाद ये एक रिकॉर्ड राशि है, ये खुद कह रहे हैं ट्रंप साहब। ये सैकड़ों हजारों नौकरियां देगा, जबरदस्त आर्थिक विकास होगा अमेरिका से इस धन से, और अमेरिका के लिए बहुत अधिक लाभदायक होगा। ये ट्रंप का व्हाइट हाउस के वेबसाइट पर जो स्टेटमेंट है उसमें ये बात कही गई है। उसके आगे कहा है कि ये जो 450 अरब डॉलर हैं, इनमें से 110 अरब डॉलर के रक्षा उपकरण जो अमेरिकन कंपनी है उनके नाम उन्होंने गिनवाए हैं, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, रेथियोन और कई अन्य बड़े अमेरिकी रक्षा ठेकेदारों के जरिए ये खरीदेगा सऊदी अरब 110 अरब डॉलर के रक्षा उपकरण, यानी जो जंग में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, हवाई जहाज वगैरह वगैरह। अगर हम आगे फिर जो कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात समझने की। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर हम अपनी बेवकूफी से इन समझौतों को रद्द करते हैं तो इससे रूस और चीन फायदा उठाएंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि हमने अगर ये मार्केट छोड़ दी सऊदी अरब की तो रूस और चीन से वो हथियार लेगा। इस तरह की धमकी एक तरह से जो सऊदी अरब की इमरजेंसी टास्क फोर्स, जिसमें मैंने बताया था कि उस टास्क फोर्स में फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंटेलिजेंस चीफ और बड़े जो शाही खानदान के लोग हैं वो हैं, उनमें उन्होंने जो 30 उपाय बताए थे उसमें से एक ये भी बताया था कि अमेरिका से कह दिया जाए कि हम आपसे हथियार नहीं लेंगे और चीन और रूस की तरफ चले जाएंगे। यानी उसी धमकी को ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में शामिल किया है। और फिर आगे कहा है, और इस नए व्यापार को हासिल करने में चीन और रूस बहुत खुश होंगे। ये मैं स्टेटमेंट का हिस्सा पढ़ रहा हूं। उसके बाद ये अमेरिका से सीधे उनके लिए शानदार उपहार होगा। यानी अगर हम ये ऐसा करते हैं तो रूस और चीन, जिनको वो अपना दुश्मन मानते हैं, उनको ये इतना बड़ा व्यापार मिलेगा और ये अमेरिका की तरफ से एक उपहार होगा। आप इसको पूरा देखिए। मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये थोड़ा सा लंबा कार्यक्रम हो सकता है, विशेष मैंने इसी पर रखा। हालांकि इससे बड़ी कोई और बड़ी खबरें भी थी, काबुल का धमाका और कई और चीजें थी, लेकिन मैंने उसको शामिल नहीं किया आज के कार्यक्रम में। मैं आगे फिर बताता हूं आगे उन्होंने क्या कहा है। जमाल खाशोगी के खिलाफ अपराध एक भयानक था जो हमारे देश के उसूलों से मेल नहीं खाता। ट्रंप साहब यहां तक उसूल की बात कह रहे हैं। उसके बाद क्या कहा, ये कहते हैं दरअसल हमने
उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है जिन्होंने खाशोगी की हत्या में भाग लिया था। ये बात उनकी कह रहे हैं जो वो 18 आरोपियों या जिन्हें कहा जाए कन्विक्ट, उनको उनकी वीजा कैंसिल की है। ये कितना बड़ा उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है कि अगर कुछ लोग सऊदी अरब के अमेरिका नहीं जाएंगे तो वो सजा हो जाएगी। सऊदी अरब के लोगों के लिए अमेरिका जाना कितना महत्वपूर्ण है ये भी पता चलता है इससे। तो वो कह रहे हैं कि हमने ये कार्रवाई कर दी। फिर उसमें आगे कहा है कि अब हम इस भयानक अपराध के कई डिटेल जानते हैं। यानी सीआईए को जो तुर्की से ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली थी, उसके बाद खुद सीआईए ने इस बात को मान लिया था कि हत्या सऊदी अरब ने कराई है और खुद क्राउन प्रिंस एमबीएस के हुक्म के बगैर ये नहीं हो सकता। आगे फिर उन्होंने कहा है कि हमने पहले ही उन 17 सऊदी नागरिकों पर पाबंदी लगा दी है जो खाशोगी की हत्या और उनकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में लिप्त थे। ये सारा स्टेटमेंट में कह रहे हैं, लिप्त थे भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि हत्या में थे, लेकिन साहब हम सऊदी अरब से ताल्लुकात जारी रखेंगे। आगे क्या कहते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब के प्रतिनिधियों का कहना है कि जमाल खाशोगी राज्य का दुश्मन था, यानी वहां की सरकार का दुश्मन था और मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्य थे। मुस्लिम ब्रदरहुड वही ग्रुप है जिसने इलेक्शन जीता था मिस्र में, जिसमें मोहम्मद मुर्सी प्रेसिडेंट बने थे और जिनको हटा करके इस वक्त अब्दुल फत्ताह अल सीसी जो प्रेसिडेंट बने थे और उसके बाद सऊदी अरब ने एक बड़ी रकम उनकी सरकार को दी थी। और आज उनका हाल यह है मिस्र का कि अभी जो हमास के साथ जो टकराव हुआ था इजराइल का, उसमें मीडिएशन का काम किया था। इतने नजदीक हैं वो इजराइल के, यानी मिस्र, सऊदी अरब, इजराइल, अमेरिका, ये सारे एक पेज पर हैं, यानी एक साथ हैं। तो ये बात उन्होंने ये कही है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्य थे। फिर आगे कहते हैं लेकिन मेरा निर्णय इस पर आधारित नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आगे वो कह रहे हैं ये एक अस्वीकार्य और भयानक अपराध है, यानी जमाल खाशोगी को मारा जाना। फिर आगे कहते हैं कि किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खाशोगी की हत्या की योजना या उस पर कार्रवाई के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार करते हैं, यानी उस इनकार का जिक्र उन्होंने किया। उसके बाद कहते हैं हमारी खुफिया एजेंसियां सभी सूचनाओं का आकलन जारी रखे हुए हैं। यानी अब वो ये बात नहीं कह रहे कि सीआईए ने ये कंक्लूड कर दिया है कि एमबीएस के ही आदेश से खाशोगी की हत्या की गई है, यानी उस सीआईए के उस स्टेटमेंट को एक तरह से उन्होंने कमजोर किया है। आगे फिर कहा है कि लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया है एमबीएस की गलती को, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से हो सकता है कि क्राउन प्रिंस को इस दुखद घटना की जानकारी थी। फिर स्टेटमेंट में आगे कहा गया शायद उसने किया है या शायद उसने नहीं किया, यानी फिर से वो बेनिफिट ऑफ डाउट एक तरह से देना चाह रहे हैं। फिर आगे कहा है अब स्टेटमेंट में ऐसा कहा जा रहा है कि शायद हम जमाल खाशोगी की हत्या से संबंधित सभी तथ्यों को कभी नहीं जान सकेंगे। तुर्की की जो खुफिया एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसी और जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने सारे तथ्य सामने रख दिए हैं, न सिर्फ अमेरिका और सऊदी अरब के सामने बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज के और इंटरनेशनल जो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसके सामने भी वो रख चुके हैं ये सारे फैक्ट्स। उसके बाद ये कहा कि किसी भी स्थिति में हमारा रिश्ता सऊदी अरब के साथ है, वे ईरान के खिलाफ हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई में एक महान सहयोगी रहे हैं। ये ईरान के खिलाफ जो एक तरह से आतंकवाद विरोधी जंग है वो आपको जो मैंने बताया सीरिया, लेबनान और इराक और यमन, वो सारी उनकी तकलीफों हैं और उसको ये इस तरह से बयान कर रहे हैं कि सऊदी अरब हमारे उस प्लान का हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा दोस्त है। आगे कहते हैं कि अमेरिका अपने खुद के और इजराइल और इस क्षेत्र में अन्य सभी मित्र भागीदारी देशों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अरब का एक मजबूत भागीदार बने रहने का इरादा रखता है। यानी उन्होंने सब कुछ माइनस करके अपनी बात फिर से दोहराई है कि हमारी इंटेंशन यह है कि हम किसी भी हालत में सऊदी अरब के साथ
बने रहेंगे। दुनिया भर में आतंकवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने का हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है, यह भी बताया। फिर आगे कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, मैं समझता हूं कि कांग्रेस यानी संसद के कुछ सदस्य राजनीतिक या अन्य कारणों से अलग दिशा में जाना चाहते हैं और वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, चूंकि उनको देश के अंदर बहुत से राजनीतिज्ञों की तरफ से, सीनेटर्स की तरफ से, कांग्रेसमैन यानी सांसदों की तरफ से मुखालफत हो रही है कि आप सऊदी अरब से ताल्लुक खत्म कीजिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब दूसरे लोग अपने तरीके से सोचने के लिए आजाद हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं, जो भी विचार मेरे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं मैं उन पर विचार करता हूं, लेकिन केवल तभी जब वे अमेरिका की पूर्ण सुरक्षा के हितों के अनुरूप हों, यानी उसके अकॉर्डिंग हो, अमेरिका की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के को अगर मैच करते हो। आगे फिर कहते हैं कि अमेरिका के बाद सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। उन्होंने आगे जो बात कही है, उन्होंने हमारे साथ मिलकर काम किया है और तेल के दामों को उचित स्तर पर रखने के मेरे अनुरोधों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, जो कि दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जो सऊदी अरब की स्पेशल टास्क फोर्स जिसने हमास के खिलाफ जंग कराने का भी एक प्रपोजल दिया था, जिस पर खुद इजराइल के प्रधानमंत्री परेशान है, शायद उनकी सरकार चली जाएगी, उसी प्रपोजल में यह भी कहा गया था कि हम अगर चाहें तो पूरी दुनिया में तेल की कीमत 2 गुनी और 3 गुनी तक कर सकते हैं। तो उस धमकी को भी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में जगह दी है। अब आगे कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि एक बहुत ही खतरनाक दुनिया में हम रहते हैं। अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक काम कर रहा है, ये वो इंश्योर करना चाहते हैं और उन देशों से जोरदार तरीके से टक्कर ले रहा है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अब उन देशों का नाम उन्होंने पहले बताया, जिस तरह से ईरान के बारे में कहा, फिर चीन और रूस को फायदा हो जाएगा अगर हम ये सऊदी अरब से को हथियार देना बंद कर देंगे। वो उन्होंने दुश्मनों का नाम पहले अलग अलग तरीके से गिनवाया। फिर आगे उन्होंने कहा है, सीधे लफ्जों में इसे अमेरिका फर्स्ट कहा जाता है। ये उन्होंने आखिर इस तरह से किया है कि हम दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने में जम करके लड़ रहे हैं, हम देश के हितों के लिए काम कर रहे हैं और कुछ भी हो सकता है पता हो एमबीएस को, लेकिन हमारे जो हित हैं अमेरिका के, वो सऊदी अरब को साथ लेकर चलने में हैं। आगे फिर मैं जो यमन में जो प्रॉक्सी वार की बात कही है उसके बारे में मैंने कुछ आपको बता दिया। फिर हिजबुल्लाह को समर्थन की बात कही है। 2006 की हिजबुल्लाह और इजराइल की जो जंग थी 34 दिन की, उसके बाद साउथ लेबनान में अब इजराइल जाने की हिम्मत नहीं करता, उसने एक दीवार बना दी है खुद अपनी सेफ्टी के लिए। ये जो ख्वाब देख रहा था कि हम पूरे क्षेत्र में एक तरह से इजराइल को फैला देंगे, साउथ लेबनान में ये असर हुआ है हिजबुल्लाह की रेजिस्टेंस का कि वहां दीवार बना दी गई है, तो उसको मदद की बात वो कहते हैं। उसके बाद सीरिया में बशार अल असद के समर्थन की बात कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि सीरिया में अमेरिका समेत अमेरिका, फ्रांस और तुर्की की फौजें वहां पर हैं कुछ नॉर्दर्न इलाकों में, और दमिश्क सरकार ये कहती है, बशार अल असद ये कहता है कि वो ये जो फौजें हैं ये ऑक्युपाइंग फोर्स हैं, यानी गैर कानूनी तौर पर काबिज हैं और इनको वापस चला जाना चाहिए। ना इनको यूनाइटेड नेशन की परमिशन है, ना ही इनविटेशन है दमिश्क का। और फिर उसके बाद में ईरान के विरुद्ध जंग में साथी है। तो सऊदी अरब ने, आपको याद होगा 1979 में जब ईरान की इस्लामी क्रांति कामयाब हुई थी, उसके तुरंत बाद सद्दाम हुसैन से अमेरिका ने, सऊदी अरब ने, और यही वो देश जो अब आसपास में जहां जहां भी जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन यही देश थे जो ईरान की रेवोल्यूशन को कमजोर करने के लिए, नई नई सरकार बनी हुई थी उसे गिराने के लिए, खत्म करने के लिए 8 साल तक जंग जारी रही थी। और सद्दाम हुसैन ने 8 साल तक ईरान के खिलाफ जंग जारी की थी। जंग जब खत्म हुई थी, जब एक सिविलियन एयरक्राफ्ट पर अमेरिका ने ईरान एयर का जो दुबई से तेहरान जाने वाला हवाई जहाज था उसे गिराया था, और उसमें 300 से ज्यादा लोग मरे थे। उसके बाद वो जंग बंद हुई थी। उसके बाद ये
450 अरब डॉलर का मसला है, वो भी वो बाकी रखना चाहते हैं, वो सौदे खत्म नहीं करने देना चाहते। अब इस पर जो प्रतिक्रिया है अमेरिकी राजनीतिज्ञों की वो बहुत दिलचस्प है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, यानी जो सरकार चलाने वाली सरकार है पार्टी है रिपब्लिकन, और डेमोक्रेट्स जो उनके विपक्ष के हैं, उनके सीनेटर्स, उन्होंने ट्रंप के इस बयान की आलोचना की है। इनमें जो खास नाम है डायने फिनस्टीन है, रॉन वेडन है, दोनों सीनेट इंटेलिजेंस समिति में डेमोक्रेट्स हैं, और सीनेटर जीन शाहीन है जो विदेश मामलों की समिति की सदस्य हैं। ये सब इसके खिलाफ हैं, और भी अभी बयान आ रहे हैं, क्योंकि अभी कल का ही है। मैं खबर आपको इतनी ताजी देता हूं कि आपको अखबारों में भी नहीं मिलती, तो ये खबरें आपको और डिटेल में और अगले 1-2 दिन में मिलेंगी। एक रिपोर्ट और बहुत दिलचस्प आई है, बहुत ही मैं ब्रीफ कर रहा हूं। रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट दी है कि सऊदी अरब के शाही खानदान के दर्जनों लोग ऐसे हैं जो मोहम्मद बिन सलमान को वहां का बादशाह बनने से, किंग बनने से रोकने का प्रयास शुरू कर दिया है उन्होंने। और शाही परिवार की सोर्सेज से रॉयटर्स जो न्यूज एजेंसी है उसने लिखा है कि ये दर्जनों प्रिंस हैं। उनका कहना है कि वर्तमान में किंग सलमान के मरने के बाद, जब किंग सलमान मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज को किंग के यानी बादशाह के जो सगे भाई हैं उन्हें बादशाह बनाने का प्रस्ताव, उस पर बातचीत चल रही है। और किंग के मरने के बाद ही एक वहां पर एक कमेटी है जिसे अलीजियंस काउंसिल कहते हैं, उसमें नए बादशाह के नाम की पुष्टि करनी होती है। और ये जो जितने मैंने बताया दर्जनों जो लोग हैं, ये उस अलीजियंस समिति के कुछ लोग सदस्य भी हैं। अब समझाया जा रहा है कि किंग सलमान अपनी जिंदगी में, ये इसी रिपोर्ट में रॉयटर्स ने कहा है, समझाया जा रहा है कि किंग सलमान अपनी जिंदगी में एमबीएस को उत्तराधिकारी के पद से नहीं हटाएंगे। अब प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज कौन है, उनके बारे में मैं बताऊं। वो पिछले दिनों 2.5 महीने विदेश रहने के बाद अक्टूबर में वापस आए हैं जान बख्शी की कीमत पे। सरकार ने उन्हें एश्योर किया, यकीन दिलाया कि आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब में अपने मुखालिफिन के खिलाफ क्या क्या हो रहा है। सैकड़ों लोग जेलों में हैं, 3 मक्का की हरम के इमाम गायब हैं, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई जाती, और कितने लोगों को क्या क्या किया होगा वो अभी बाद में चीजें आएंगी। लेकिन इनको एक तरह से जान बख्शी की कीमत की शर्त पर ये वापस आए हैं। ये वही प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज हैं जिन्होंने पिछले दिनों लंदन में प्रदर्शनकारियों ने जब सऊदी शाह जो फैमिली है उसके खिलाफ एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि पूरा परिवार जो है शाही खानदान वो एमबीएस की पॉलिसी के साथ सहमत नहीं है। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हैं खाशोगी के हत्या के बाद में। ये आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा आप टिप्पणी में जरूर लिखिए, और इस कार्यक्रम को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो किया जा सकता है। सभी जगहों से, विभिन्न देशों से दर्शक जो हैं, व्यूअर्स, वो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को और सराहना मिल रही है। मैं इसी के साथ आपसे लेता हूं इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।